अर्जुन सिंह उस छोटे से स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। उसने देखा एक 19-20 साल की लड़की बड़े आराम से मुंह चलाती हुई शायद मोबाइल पर बात करती हुई ट्रैक के पीछे बीच चली जा रही थी, इस बात से बेखबर कि पीछे से मौत तेजी से उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। अर्जुन और कुछ अन्य लोगों ने आवाज़ लगाकर उस लड़की को ट्रैक पर से हटने को कहा, लेकिन उस लड़की ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे और उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। लग रहा था कि आज वो आत्महत्या करने के इरादे से ही घर से निकली है। अर्जुन ने मन ही मन कुछ सोचा, इस लड़की को बचाना उसका फर्ज है। वो तेजी से शोर मचाता हुआ ट्रैक की ओर भागा और इससे पहले कि ट्रेन कुचलती हुई से निकल जाती, वो तेजी से ट्रैक की दूसरी ओर लड़की को लेता हुआ लुढ़क गया। अर्जुन सिंह का माथा बड़ी जोर से एक पत्थर से जा टकराया, खून की धारा फूट निकली। पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह आत्महत्या करने निकली हो? अरे सर, मेरी छोड़िए, मुझे बचाने के चक्कर में आपको बहुत चोट लग गई है। उस लड़की ने तुरंत अपना दुपट्टा अर्जुन सिंह के माथे के चारों ओर लपेट दिया। एक दो लोग कपड़े झाड़कर उसे प्लेटफॉर्म की ओर ले चले। अर्जुन सिंह ने महसूस किया कि उसका बायां पैर उसके शरीर के वजन को उठा नहीं पा रहा है। प्लीज़ मुझे किसी सवारी में बैठा दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लड़की ने एक टैक्सी हायर की और बोली, चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ, मेरे कारण ही आपको इतनी चोट लगी है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की और टांग का एक्सरे लिया। डॉक्टर ने बताया, आपको लिगामेंट इंजरी हो गई है। माथे से बहुत खून बहने के कारण आपको 1-2 दिन यही नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा। तीमारदारी के लिए अपने घर से फ़ोन करके किसी को बुला लीजिए। डॉक्टर, मुझे किसी तीमारदार की ज़रूरत नहीं है। मैं मिलिट्री मैन हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और वैसे भी मेरा कोई अपना नहीं है। मैं अनाथालय की पैदावार हूँ। जाइए, आप अपने घर जाइए, आपके मम्मी पापा आपका इंतज़ार करते हैं। नहीं नहीं, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम पारुल है। अर्जुन सिंह के काफ़ी कहने पर भी पारुल नहीं गई और अर्जुन सिंह की देखभाल के लिए रुक गई। अपने विषय में कुछ बताइए ना। न जाने किस माँ ने मुझे जन्म दिया। सुना है माँ ममता की देवी होती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ तो कारण रहे हुए होंगे जो उन्होंने मुझ अभागे को ठुकरा दिया। अनाथालय के प्रबंधक देव प्रताप की पत्नी यशोदा ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मुझे इतना प्यार करती थी कि दिन रात अपने कलेजे से लगाए रखती थी। मैं पल भर भी उनसे दूर चला जाता तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। और आज वो मुझसे कितना दूर चली गई, जहाँ से लौटना नामुमकिन है। सोचता हूँ कैसे रहती होंगी मेरे बिना। शायद वैसे ही जैसे मैं। बड़ा होकर मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया। आतंकवादियों से मुठभेड़ करता मैं अपनी टांग में 4 गोलियां खा बैठा, लेकिन मैंने भी उन चारों आतंकवादियों को जान से मार कर ये दम लिया। जान तो नहीं गई, लेकिन मेरा एक पैर थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए एक शू में एक्स्ट्रा हील लगाकर संतुलन बनाए हुए हूँ। मिलिट्री में मेडिकल बोर्ड बैठा और मुझे ई कैटेगरी देकर मेरी शूरवीरता के लिए सम्मानित करके मेडिकल ग्राउंड पर मुझे घर बैठने के लिए कह दिया गया। मिलिट्री से मुझे जो पैसा मिला उससे मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। बस यही है मेरी अब तक की ज़िंदगी। ठीक होने के बाद अर्जुन सिंह और पारुल प्रायः एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। बहुत ही सुहाना मौसम था। इक्का दुक्का बादल आसमान में इधर उधर टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी। पारुल ने रोमांटिक होते हुए कहा, अर्जुन, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद आती रहती है। पारुल,
मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पर मैं तो तुम्हारे विषय में कुछ जानता भी नहीं। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे लायक समझेंगे कि नहीं। कुछ दिनों बाद रात को 1 बजे के लगभग अर्जुन सिंह को पारुल का फोन आया। अर्जुन, तुम पूछ रहे थे ना कि मेरे घर वाले तुम्हें मेरे लायक समझेंगे कि नहीं, लेकिन मैं खुद अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझती। मुझे भूल जाओ, मैं अपनी नस काटकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। ये क्या बकवास लगा रही हो? तुमने किसी प्रकार का नशा तो नहीं कर रखा? बड़ी विचित्र लड़की हो। कभी रेलवे ट्रैक पर ऐसे चलती हो जैसे कंपनी गार्डन में घूम रही हो, कभी रात को 1 बजे मुझसे कहती हो कि तुम आत्महत्या करने जा रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हर पल एक अजीब सा डर मेरे मन को सताता रहता है। दुनिया से भाग जाने का मन करता है मेरा। सुसाइड कर लेने से क्या इस सब का अंत हो जाएगा? पारुल, बहादुर बनो, जीवन जीने के नजरिए को बदलो। जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन इंसान वही है जो लाख परेशानियों में भी डटकर उनका मुकाबला करता है, उन पर विजय प्राप्त करता है। आतंकवादियों से लड़ते हुए मेरे पैर में 4 गोलियां लगी, फिर भी मैंने जीने की आस नहीं छोड़ी। डटकर उनसे मुकाबला किया और चारों को मार गिराया। सुसाइड के विषय में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। हम सुबह उसी पार्क में मिलेंगे जहाँ प्रायः मिलते हैं। नहीं तो अपना पता बताओ, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझसे वादा करो कि सुबह मुझसे मिलने से पहले तुम ऐसा वैसा कोई विचार अपने मन में नहीं लाओगे। ठीक है अर्जुन, मैं सुबह तक तुमसे मिलने से पहले कोई स्टेप नहीं लूंगी। सुबह अर्जुन सिंह काफ़ी जल्दी पार्क पहुंच गया। अर्जुन ने पारुल को आते हुए देखा। पारुल बुझी बुझी सी थी। लगता था रात भर वह सोई नहीं है। उसके बाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। अर्जुन ने उससे कहा, क्या मेरे समझाने के बाद भी तुमने रात में अपनी नस काट ली थी? नहीं अर्जुन, तुमसे बात करने से पहले ही मैं ये सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन तुम्हारे समझाने पर मैंने अपना विचार बदल दिया। अर्जुन पारुल को बहुत देर तक समझाता रहा, पारुल के आत्मविश्वास को जगाता रहा। अर्जुन, मैं मानती हूँ कि रात में उठाया गया मेरा कदम नादानी से भरा हुआ था। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि अब जिंदगी के अंत का विचार अपने दिल में कभी नहीं लाऊंगी। एक दिन पारुल ने अर्जुन को रोमांचित होते हुए कहा, अर्जुन, मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे अपने बारे में बात की है। उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। एक दिन अर्जुन को हमसे मिलाने ले आओ, हम उससे मिलकर सारी बातें तय कर लेंगे। तो मैं सोचती हूँ आज का दिन भी सुहाना है, क्यों ना आज तुम मेरे मम्मी डैडी से मिल लो। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थोड़ी देर में वहाँ उन्हें लेने के लिए एक बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी फरारी आ गई। यार पारुल, यह तो करोड़ों की गाड़ी है। मैं तो आज तक BMW में भी नहीं बैठा। मुझे तो इसका गेट खुलना भी नहीं आएगा। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद घने जंगल दिखाई देने लगे। आगे 5 किलोमीटर और चलने के बाद एक विशाल बंगला आया। 2 दरबानों ने बड़ा सा गेट खोल दिया। बंगले के एक ओर लॉन था जिसमें हरी मखमली विदेशी घास लगी हुई थी और उसके चारों ओर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। दूसरी ओर विशाल कोठी थी, बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी। पारुल, कहीं तुम और तुम्हारे घर वाले मिलकर मुझसे कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? दोनों के अंदर आते ही पारुल के मम्मी डैडी सोफे से उठ गए। अर्जुन, ये है मेरे डैडी समर प्रताप सिंह, भारत के नंबर 1 न्यूरो सर्जन। और ये है मेरी मम्मी, और आप है अर्जुन सिंह, रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी। समर सिंह का चेहरा काफ़ी रोबीला था। बेटा, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई।
तुमने हमारी बच्ची का जीवन बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। पारुल बता रही थी कि तुम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हो। देखो, पारुल की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें इस रिश्ते में कोई ऐतराज नजर नहीं आता, बल्कि हम तो चाहेंगे कि तुम्हारे घर वालों से बात करके शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों का विवाह कर दें। अंकल, यह सब तो ठीक है, लेकिन रिश्ता होने से पहले मैं आपको अपने विषय में सब कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे कोई मम्मी डैडी नहीं है। मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। मिलिट्री की सर्विस से मुझे निकाल दिया गया है और फिलहाल मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। एक आतंकवादी मुठभेड़ में मुझे 4 गोलियां लगी थी, जिससे मेरा एक पैर थोड़ा छोटा हो गया है। तुम्हारी यह स्पष्टवादिता मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी ही जहाँ पर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं एक 5 स्टार होटल बनवा दूंगा। धन दौलत, गाड़ी, पैसा, रुतबा, सब कुछ तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होगी। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड टेस्ट के लिए ले लूँ, ताकि इस बात से भी निश्चिंत हो जाऊँ कि तुम्हें कोई अनचाहा रोग तो नहीं है। लड़की का बाप हूँ ना। अंकल, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तभी वहाँ एक पेशेंट जोर से शोर मचाता हुआ आ गया और चीखने लगा, लेकिन उसकी भाषा अस्पष्ट थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। उसके पीछे 2-3 डॉक्टर और सिक्योरिटी के गार्ड आ गए और उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। समर सिंह ने सिक्योरिटी और डॉक्टर को घूर कर देखा। समर सिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने अर्जुन सिंह की ओर देखा और उन लोगों से नरमी से कहा, भाई, क्या करते हो? आप लोगों को पता है कि इसे ब्रेन ट्यूमर है। जरा नरमी से हैंडल कीजिए ऐसे केसेस को। समर सिंह ने एक डॉक्टर से कहा, थोड़ी देर बाद आकर इन सज्जन का ब्लड टेस्ट कर लीजिएगा। उस डॉक्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह देखने में रॉबर्ट लग रहा था। उसके बाद वह 4-5 लोग पेशेंट को लेकर वहां से चले गए। हाँ तो अर्जुन सिंह, तुमने देखा कैसे कैसे पेशेंट यहाँ भर्ती हैं। इसीलिए शहर से इतनी दूर मैंने ये नर्सिंग होम खोला है। अजीब अजीब नमूने मेरे इस नर्सिंग होम में भर्ती हैं। जी देखा मैंने अंकल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपको और आपके नर्सिंग होम की सुंदरता देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल नहीं, तुम बिना लंच किए यहाँ से नहीं जा सकते। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी स्टेट वगैरह दिखाता हूँ। बहुत दूर तक कई एकड़ में समर प्रताप सिंह की प्रॉपर्टी, खेत व बाग बगीचे फैले हुए थे। वहीं एक कोने में एक गहरा सा गड्ढा था, लेकिन समर प्रताप अर्जुन सिंह को उधर न ले जाते हुए वापस लौटने लगा। एक मिनट अंकल, वो क्या है? कुछ नहीं बेटा, वहाँ कभी और चलेंगे। फिर कुछ सोचकर समर प्रताप ने कहा, आओ तुम्हें इस गड्ढे का राज भी बता देता हूँ। जब हमने यह जमीन एक राजा से खरीदी थी तो यह गड्ढा हमें विरासत में मिला था। हमने इस गड्ढे को भरने का भरपूर प्रयास किया। 85 ट्रक माटी इसमें डलवाई, लेकिन यह नहीं भरा। बरमुडा ट्रायंगल की तरह यह गड्ढा भी रहस्यमयी है। न जाने कितने विषैले जीव जंतु इसमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इस गड्ढे के चारों ओर हमने आयरन रेलिंग बनवा दी, ताकि कोई इस गड्ढे में गिर ना जाए। अर्जुन ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसे भी डर के मारे झुरझुरी चढ़ गई। गड्ढे का कोई अंत दिखाई नहीं देता था। अर्जुन ने देखा जैसे स्विमिंग पूल में डाइव मारने के लिए एक स्टैंड बना होता है, सही वैसा ही वहां भी था। अर्जुन सिंह ने
उत्सुकतावश पूछा, अंकल, यह रहस्यमयी गड्ढा यहाँ किस लिए है? कहते हैं राजा जब किसी को मृत्युदंड की सजा देता था तो उसको इसी गड्ढे में ऊपर से फेंक दिया जाता था। अब आओ चलो लंच कर लेते हैं। एक दिन पारुल अर्जुन सिंह के रेस्टोरेंट आई। बैठो पारुल, उस रोज़ मैंने तुम्हारे डैडी से कोई गलत बात तो नहीं कही ना? उसी समय एक महिला जिसने नज़र का मोटा चश्मा लगा रखा था और देखने में एक टीचर लग रही थी आई। उसे देखते ही पारुल परेशान सी हो गई। पारुल को देखकर उस युवती ने पूछा, बहुत दिनों से नीलू। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोलती, पारुल उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। पारुल के लौटने के बाद अर्जुन सिंह ने कहा, कौन थी वो महिला और उसे देखकर तुम परेशान सी क्यों हो गई थी? वह किस नीलू के बारे में बात कर रही थी? कौन है नीलू? अरे कुछ नहीं अर्जुन, उसका बच्चा कहीं चला गया है, तब से वह मुझसे नीलू के विषय में पूछती रहती है। कुछ और मुलाकातों से अर्जुन और पारुल की निकटता और बढ़ गई। एक दिन समर सिंह का अर्जुन को फोन आया। समर सिंह ने बताया कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट ठीक है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, अब इस विवाह में कोई अड़चन नहीं है। कल मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा, तुम नर्सिंग होम आ जाना। यहाँ मैंने तुम दोनों की सगाई का आयोजन कर रखा है। तुम लोगों की इंगेजमेंट सेरेमनी हो जाएगी। बोलो, तुम्हारे पास समय है? कोई ऐतराज़ तो नहीं है? जी नहीं अंकल, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उस रोज रात के 11 बजे पारुल का अर्जुन को फोन आया। अर्जुन, कुछ आवश्यक बात करनी है, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। रात के 11 बजे? तो कल तो हम मिल ही रहे हैं ना एंगेजमेंट सेरेमनी में, वहीं बात कर लेंगे। नहीं अर्जुन, मेरा तुमसे मिलना अभी ज़रूरी है। तुम्हारा रेस्टोरेंट खुल रहा है या बंद हो गया? रेस्टोरेंट तो 9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अगर मिलना इतना ही ज़रूरी है तो तुम आ जाओ, मैं रेस्टोरेंट खुलवा देता हूँ। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट आ गए। अर्जुन सिंह ने कहा, हाँ बताओ, क्या ज़रूरी बात है जो मेरी पारुल इतना परेशान है? बात ऐसी है अर्जुन, ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन मैंने सोचा विवाह से पहले तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। अर्जुन, मेरे तुमसे पहले भी 2-3 अफेयर रह चुके हैं। ठीक है, रहे होंगे, लेकिन अब तो कोई नहीं है ना। पिछली बातों से हमें क्या लेना देना पारुल? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मेरा पुराना प्यार राहुल मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ गया है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम पारुल? तुम झूठ बोल रही हो। क्या आज तुम्हें दूसरा नहीं मिला अप्रैल फूल मनाने के लिए? मैं सच कह रही हूँ अर्जुन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज तुमसे सारे संबंध तोड़ने आई हूँ मैं। बकवास लगा रही हो तुम, सरासर झूठ बोल रही हो। जितना मैंने तुम्हारे चेहरे को पढ़ा है, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई दूसरा प्रेमी नहीं है। तुम सीधी सादी लड़की हो, तुम में कोई छल नहीं है। पता नहीं तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। ठीक है, मत मानो। मेरी तरफ से आज से, अभी से तुम यह चैप्टर बंद मानो। मैं जा रही हूँ और भविष्य में शायद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे भविष्य में नहीं मिलना चाहती, मैं चैप्टर बंद मान लेता पारुल, अगर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देख लेता। मुझे बताओ सच्चाई क्या है। मैं अभी तुम्हारे डैडी से बात करता हूँ। ये कहकर अर्जुन सिंह पारुल के डैडी को फ़ोन लगाने लगा। नहीं नहीं, उन्हें फ़ोन मत करो, ये मेरा फैसला है, डैडी का नहीं। फिर भी मैं उनसे एक बार बात करके उन्हें तुम्हारे उल्टे सीधे लिए गए फैसलों के बारे में बताना चाहता हूँ। अचानक पारुल रोने लगी और अर्जुन के गले लग गई। रोते हुए वो बोली, नहीं अर्जुन, समर सिंह को फ़ोन मत लगाओ, वह मेरा कुछ नहीं है। समर सिंह ने तुम्हारे सामने एक ड्रामा किया था। वो एक इंसान नहीं, हैवान है, एक दरिंदा।
मनुष्य का रक्त पीने वाला एक ड्रैकुला है वो। क्या कह रही हो तुम होश में तो हो ना? हाँ अर्जुन, तुमसे मिलने के बाद आज मैं पहली बार होश में आई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप रेयर है और उस कमीने ने तुम्हारी केवल किडनी का सौदा 10 करोड़ में किया है। वो तुमको मारकर तुम्हारा दिल, जिगर और गुर्दा सब कुछ बेच देगा। ये पाप की लंका उसने ऐसे ही नहीं बना ली है। न जाने कितने लोगों को उसने मारा है और उनके बॉडी पार्ट्स की तस्करी की है। ये सुनकर अर्जुन सिंह चकरा गया। अब उसे पारुल की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसे याद हो आया कि जब वो पेशेंट अचानक कमरे में आ गया था तो कैसे समर सिंह की आंखें शोले उगल रही थीं और सभी गार्डों के पास AK-47 राइफल्स थीं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम ऐसे गंदे आदमी का साथ क्यों दे रही हो, और समर सिंह की मोडस ऑपरेंडी क्या है? अर्जुन, तुम्हारी तरह मेरा भी संसार में कोई नहीं है सिवाय नीलू के, जो इस वक्त समर सिंह की कैद में है। मम्मी पापा की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मरते हुए मम्मी पापा ने नन्हे नीलू का हाथ मुझे थमा दिया था। समर सिंह के आदमी इस शहर में फैले हुए हैं। वो ऐसे लोगों की ताक में रहते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। फिर वो इंसान की मजबूरियां तलाश करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पर और भी लोग हैं जिनकी बेबसी का फ़ायदा उठाकर समर सिंह उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। उनमें से एक शीला को मैं जानती हूँ, जिसका इन्होंने MMS बना रखा है और उसे ब्लैकमेल करते रहते हैं। नीलू को छोड़ने के बारे में कुछ कह रहे हैं वो लोग? समर सिंह की नीयत का कोई भरोसा नहीं। कह तो रहा था, मुझे नीलू की रिहाई के एवज में 2 मानव शरीर चाहिए। 1-2 बच्ची के बाप योगेंद्र को मैं उन्हें सौंप चुकी हूँ और दूसरे तुम थे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं सौंप दिया उनको? तुम्हारा भाई तो रिहा हो जाता। सौंप देती अगर मैं दिल की गहराई से तुम्हें प्यार ना करने लगती। दूसरा, कल योगेंद्र के बच्चे मुझे मिल गए थे। वो बिलख बिलख कर अपने पापा को याद कर रहे थे। माँ तो उन बेचारों की पहले ही नहीं है। वो दोनों पड़ोसियों की दया पर जिंदा हैं। मुझे अपने आप से बहुत ग्लानि हुई। कैसे मैंने ये घोर पाप किया, और मैंने निश्चय कर लिया कि बस अब और नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं समर सिंह के हाथी कठपुतली बिल्कुल नहीं बनूंगी। क्या उन लोगों ने योगेंद्र को मार दिया? पता नहीं है अर्जुन। नर्सिंग होम के अंदर तो हर किसी की एंट्री बैन है। अर्जुन सिंह काफी देर तक सोचता रहा। फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके उसने पारुल से कहा, पारुल, मुझे इस बात का शुरू से मलाल रहा कि मैं पैर की चोट के चलते देश के काम नहीं आ सका, लेकिन बाहर के न सही, देश के अंदर पैदा हुए कैंसर को मिटाने के लिए तो कुछ कर ही सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसके खिलाफ शिकायत करने पर कोई कार्रवाई करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता अर्जुन। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस समर सिंह की तिजोरी में बंद है। ठीक है पारुल, मुझे उन लोग के हवाले कर दो। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष में अगर समर प्रताप सिंह के खिलाफ मैं कुछ कर पाया तो मानवता के लिए किया गया। यह एक ऐसा काम होगा जिसको करके मुझे लगेगा मेरी ज़िंदगी का सपना साकार हुआ। और कहीं मैं शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। जिंदगी के सफ़र में अर्जुन और पारुल एक दोराहे पर खड़े थे, जहां एक ओर दहशत से भरी जिंदगी थी तो दूसरी ओर मौत। क्या अर्जुन सिंह समर सिंह की पाप की लंका को नष्ट कर पाएगा, या समर सिंह अपने घृणित मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा नीलू का? क्या समर सिंह की कैद से नीलू को आज़ादी मिल पाएगी? क्या है उस गार्डन में बने गहरे गड्ढे का राज? क्या अर्जुन सिंह जिंदा बच पाएगा या शहीद हो जाएगा? इन सवालों का हल ढूंढने के लिए ऑक्टोपस की अगली और अंतिम कड़ी सुनना ना भूलें।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इन्हें लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।